यही तो कारण नहीं था जिस वजह से मुझे जेल डाला गया कि वो नाराज हो गए। मैं आज बीजेपी वालों को चैलेंज करके बोलता हूं, चुनाव के पहले तुम ऐलान कर दो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तुम अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं दोगे। जैसे ही दिल्ली में सरकार, अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने भी घटना घटी, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के ऊपर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब पुलिस की मुस्तैदी की वजह से और उनके अच्छे काम की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। सुखबीर बादल सुरक्षित हैं। मैं इस घटना की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन एक बात साफ है कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं जो पंजाब को और पंजाबियों को बदनाम करना चाहती हैं। आज जिस तरह से पंजाब पुलिस ने न केवल इस घटना को रोका पर एक मिसाल पेश की है पूरे देश के सामने कि किस तरह से कानून व्यवस्था को मुस्तैदी से बरकरार रखा जा सकता है। मैं पंजाब पुलिस की बहुत तारीफ करता हूं कि उन्होंने इस स्थिति को काबू किया। और पंजाब में सुबह जब ये घटना घटी तो पूरी बीजेपी और इनके सारे नेता और पूरी मीडिया पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को उठाना चालू कर दिया। पंजाब में तो हमने एक घटना को घटने से रोक लिया, लेकिन जब दिल्ली के अंदर सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम शूट आउट हो रहे हैं, पूरी राजधानी गैंगस्टर्स के कब्जे में है, जगह जगह नशा बिक रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तब पूरी की पूरी बीजेपी ऊपर से नीचे तक चुप हो जाती है। और जब इनसे पूछा जाए तो इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं क्राइम तो मुद्दा ही नहीं है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तो मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में खुलेआम लोगों के मर्डर हो रहे हैं और बीजेपी कहती है कि क्राइम मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, बीजेपी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में सरेआम व्यापारियों को फिरौती मिल रही है, फिरौती की धमकियां मिल रही है, बीजेपी कहती है कि क्राइम मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में सरेआम गैंगस्टर्स व्यापारियों की दुकानों पे गोलियां बरसा रहे हैं और इनके नेता कहते हैं कि क्राइम मुद्दा ही नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह की सीधे सीधे जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, और गृह मंत्री के घर के 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर सरेआम शूटआउट चल रहे हैं। गैंगस्टर्स पूरा दिल्ली पे कब्जा कर चुके हैं और गृह मंत्री आराम से अपने घर में सो रहे हैं, उन्हें दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर एक वीआईपी की सुरक्षा और एक आम आदमी की सुरक्षा के अलग अलग पैमाने होने चाहिए? वीआईपी की भी सुरक्षा जरूरी है। आज सुखबीर बादल के ऊपर हमला हुआ, पंजाब पुलिस ने मुस्तैदी से उनकी सुरक्षा की, लेकिन जब दिल्ली के आम आदमी आज कल ट्रिपल मर्डर हुआ है देवली के अंदर, आज सुबह ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक आदमी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया, जब घर वापस आया तो उसके माँ, उसकी पिताजी और उसकी बहन तीनों को उसने पाया कि उनका मर्डर कर दिया गया है। ये इनके लिए मुद्दा ही नहीं है, ये कहते हैं मुद्दा ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आम आदमी की सुरक्षा मायने नहीं रखती? क्या आम आदमी के जान की कीमत एक वीआईपी की जान से ज्यादा कम कीमती है? आप उस लड़के से पूछो जिसके 3 लोगों की मौत हो गई, उसके लिए तो सबसे ज्यादा वीआईपी उसके माता पिता और उसकी बहन ही सबसे ज्यादा वीआईपी थे। तो मैं इनको बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम मेरे जितने मर्जी एमएलएज को गिरफ्तार कर लो, जितने मर्जी मेरे ऊपर लिक्विड गिरवा लो, जितने मर्जी मेरे ऊपर हमले कर लो, मैं तो दिल्ली के आम लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाता रहूंगा जब तक मेरे अब मैं 2 शब्द दिल्ली की ड्रग व्यवस्था के ऊपर, ड्रग्स का जो माहौल दिल्ली के अंदर हो रहा है जिस पे अभी चर्चा चल रही है। मैं दिल्ली में जगह जगह कोने कोने में जा रहा हूं। इस टाइम कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा चरमरा गई है, खासतौर से जब से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने हैं
और उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभाला है, तब से दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली की कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। मैं काफ़ी समय चुप रहा क्योंकि मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन जब धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल होने की बजाय बद से बदतर होती गई तो मेरे से चुप नहीं रहा गया, क्योंकि दिल्ली मेरे ही लोग हैं। पिछले कई दिनों से जब से मैं दिल्ली के कोने कोने में जा रहा हूँ, जहाँ भी कोई कत्ल होता है, जहाँ भी कोई वारदात होती है, मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं जी नशे की बात, कोने कोने में नशा बिक रहा है। मैं परसों माननीय मुख्यमंत्री जी कालका जी की, इनकी विधानसभा कालका जी है, कालका जी के क्षेत्र में गया, वहाँ पे पदयात्रा होनी थी। मैं पदयात्रा कर रहा था, लोग मेरे कान में आके बोल रहे थे, लोगों को डर लगता है बात करते हुए भी, लोग मेरे कान, सर नशे की बात बिठाओ सर हर दुकान के अंदर नशा बिक रहा है सर, हर दुकान में नशा बिक रहा है, किराने की दुकान में नशा बिक रहा है, पान वाले की दुकान में नशा बिक रहा है, पनवारी की दुकान में नशा बिक रहा है। कोने कोने में दिल्ली को इन्होंने नशे का व्यापार बना दिया। पूरी दिल्ली के अंदर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी का भी बच्चा, किसी का भी फैमिली मेंबर नशे से परे नहीं है। इस टाइम स्कूलों में नशा बिक रहा है, हर कोने कोने के अंदर नशा बिक रहा है। मुद्दा ये, और पिछले 5 साल में ये नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये archives.today करके कोई वेबसाइट है, इसमें लिखा हुआ है कि कठपुतली कॉलोनी, a DDA official says that ever since he joined work in the area in 2021 as many as 300 people have died due to drugs। एक कठपुतली कॉलोनी, अकेली कठपुतली कॉलोनी के अंदर नशे की वजह से DDA का अफसर कह रहा है कि 300 बच्चों की मौत हो चुकी है एक कॉलोनी के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि राजनीति अलग है, लेकिन हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम सब लोगों को मिलकर साथ काम करना चाहिए, बच्चों को बचाने के लिए काम करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये नशा आ कहां से रहा है? दिल्ली में तो नशा पैदा होता नहीं है, हमारे दिल्ली के अंदर तो नशा मैन्युफैक्चर भी नहीं होता। ये नशा आ कहां से रहा है? मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष कुछ डेटा रखना, कुछ इंसिडेंट्स रखना चाहता हूं। कहां से आ रहा है मुझे भी नहीं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हैं। 1 अक्टूबर को दिल्ली के महिपालपुर में 562 किलो कोकेन और 40 किलो मैरिजुआना पकड़ा गया। ये गुजरात से आया था। 10 अक्टूबर को 208 किलो कोकेन रमेश नगर वेस्ट दिल्ली से पकड़ी गई। ये गुजरात से आई थी। जब इन दोनों का पता चला यहां गुजरात से, अंकलेश्वर से आए थे, तो 13 अक्टूबर को अंकलेश्वर में वहां पे जब रेड हुई तो वहां 518 किलो और कोकेन मिली। ये सारी मिला के 1289 किलो कोकेन और 40 किलो मैरिजुआना था, जिसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए थी। सारी गुजरात से आई थी। भाई साहब, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बीवी, आपके भी पड़ोसी, आपके भी रिश्तेदार, बोल लेने दो मेरे को। 15 नवंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात पुलिस और इंडियन नेवी के साथ जॉइंट ऑपरेशन में 700 किलो, गुजरात के तट के ऊपर 700 किलो नशा पकड़ा, और 82 किलो उसी दिन जॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली से 82 किलो कोकेन पकड़ी गई, जिसकी कीमत 4,500 करोड़ थी। वो भी गुजरात से पकड़ा गया। अप्रैल 2024 में पंजाब पुलिस ने 48 किलो हीरोइन पकड़ी, जो कि गुजरात के समुद्री तट से आई थी। मई 2022 में गुजरात ATS ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस से के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक घर से 775 करोड़ रुपए की 155 किलो हीरोइन पकड़ी, जो गुजरात से आई थी। इलेक्शन कमीशन ने 20 मई को अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि कैसे गुजरात जो है वो देश में नशे का गढ़ बन गया है। उनकी प्रेस रिलीज में लिखा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 30,959 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसमें से 1189 यानी कि 30% नशा केवल गुजरात से पकड़ा गया। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। गुजरात के अंदर फैक्ट्रियां चल रही हैं नशा बनाने की, नशा मैन्युफैक्चर करने की और नशा प्रोसेस करने की। गुजरात में फैक्ट्री चल रही है। अवकार ड्रग्स लिमिटेड अंकलेश्वर में चल रही है। अवसर एंटरप्राइजेज अंकलेश्वर में चल रही है। सेखा गांव भरूच डिस्ट्रिक्ट में एक केमिकल फैक्ट्री चल रही है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। सावली तालुका वडोदरा के अंदर एक अंडर कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है जहां पे नशे का मैन्युफैक्चर होता है। खुलेआम फैक्ट्रियां चल रही हैं गुजरात के अंदर जहां पे, और ये नशा आता कहां से है? रॉ मटेरियल कहां से आता है? रॉ मटेरियल आता है समुद्र के रास्ते। गुजरात का जो पोर्ट्स है, मुंद्रा पोर्ट खासकर, सितंबर 2021 में
3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई मुंद्रा समुद्री पोर्ट से, मुंद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी थी। 21,000 करोड़ रुपए की 3,000 टन। और उन्हीं दिनों अखबारों में छपा कि 3 महीने पहले जून के महीने में 2021 में 24,000 किलो हीरोइन 70,000 करोड़ रुपए की बिना पकड़े निकल गई थी देश के अंदर, उसी तट से। ये अखबारों के अंदर छपा था। मई 2022 में 52 किलो कोकेन 500 करोड़ की पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से। जुलाई 2022 में 375 करोड़ की 75 किलो हीरोइन पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से, जो कि पंजाब ले जाई गई। जुलाई 2024 में 110 करोड़ की ट्रेमेडोल पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से। ये तो पकड़ी गई, जो मुंद्रा पोर्ट से चली गई उसका पता नहीं। तो मोटे मोटे तौर पे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है अध्यक्ष महोदय, और एक अखबार की खबर के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो गुजरात के अंदर पकड़ी गई है। 2.5 लाख करोड़ रुपए की। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि समुद्र के रास्ते मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स देश में एंटर कर रही हैं, रॉ मटेरियल एंटर करता है। गुजरात के अंदर ढेर सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और उन फैक्ट्रियों के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है और वहां से पूरे देश के अंदर बांटी जाती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी आज नशा पकड़ा जा रहा है। पता चला कहां से आया? गुजरात से आया। ये वायर मैगजीन की एक रिपोर्ट है जिसने मुंद्रा पोर्ट कौन कंट्रोल करता है? इनके दोस्त अडानी कंट्रोल करते हैं। उनके अच्छा महावर जी, अच्छी बात नहीं है ये महावर जी, अब ये ठीक नहीं है, प्लीज। ये वायर मैगजीन की रिपोर्ट है जो कहती है कि जब अडानी ग्रुप से ये प्रश्न पूछे गए, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये प्रश्न खड़े करता है। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करता, लेकिन हम देश के नागरिक हैं, आजाद नागरिक हैं। हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। पूरे देश के एक पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी। पूरे देश को नशे के अंदर झोंका जा रहा है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो प्रश्न तो उठता है, इस देश के अंदर नशा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर है, गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर नशा कंट्रोल करे। उनकी आंखों के नीचे, उनकी निगरानी के नीचे पूरे देश में नशा बट रहा है और गुजरात से नशा आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, गुजरात उनका होम स्टेट है। उनका होम स्टेट आज गुजरात गढ़ बन गया है नशे का। और मैं गुजरातियों के लिए भी मेरे मन में सहानुभूति है, क्योंकि गुजरात से जो नशा निकल रहा है वो गुजरात के अंदर भी पूरी तरह, गुजरात के बच्चे, गुजरात के युवा भी नशे के अंदर धकेले जा रहे हैं। तीसरी चीज, जिस पोर्ट से नशा आ रहा है हम सब जानते हैं, वो अमित शाह जी के दोस्त हैं। अमित शाह जी का होम स्टेट, अमित शाह जी की निगरानी और अमित शाह जी का दोस्त जिस पोर्ट के जरिए आ रहा है, इतने बड़े स्तर के ऊपर नशा क्या बिना सरकारी संरक्षण या बिना सरकारी लापरवाही के हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इसमें सरकारी मिलीभगत भी हो रही है पूरे देश के अंदर जो नशा बिक रहा है? और अगर सरकारी मिलीभगत है तो वो केवल नीचे के लेवल की है या टॉप तक मिलीभगत है? हमारी पूरी पीढ़ी का सवाल है। दिल्ली के, ये सारी रिसर्च मैंने क्यों की है? सारी रिसर्च क्यों? क्योंकि पिछले दिनों में जहां जा रहा हूं, कल शालीमार बाग की झुग्गियों के अंदर गया, इनसे पूछिए, जिससे मैं बात करूं वही कहे सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है, सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है। मैं परसों कालका जी गया, सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है, सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है। मैं जहां जा रहा हूं वहीं लोग नशे की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग नशे से पीड़ित हैं। हमारे पूरे देश के युवाओं की भविष्य का सवाल है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अमित शाह जी इस देश की खातिर नशे के ऊपर एक्शन लेना, ठोस कदम उठाना चालू करें। नहीं तो जनता के मुंह बंद नहीं कर पाएंगे वो, जब जनता कहेगी कि सरकारी संरक्षण नशा करने वालों को मिल रहा है। तीसरी बात मैं ये उठाना चाहता हूं जो जरूरी है, वो है बिजली की। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों जब मैंने सुना कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए हैं, और जो मैंने मोटा मोटा पढ़ा कि अडानी ग्रुप 12,000 मेगावाट की सोलर एनर्जी बनाने की उन्होंने फैक्ट्री लगा ली कि सोलर एनर्जी बनाएंगे, लेकिन वो बिजली इतनी महंगी दे रहे थे कि कोई भी राज्य सरकार खरीदने को तैयार नहीं थी।
तो अडानी ग्रुप ने बहुत महंगी बिजली जो है वो रिश्वत देके केंद्र सरकार के अफसरों को रिश्वत दी, राज्य सरकार के अफसरों को रिश्वत दी, और वो महंगी बिजली उन्होंने कई राज्य सरकारों को बेची। मेरे को बताया गया कि गुजरात के अंदर अडानी ग्रुप ने 2021 में गुजरात में ₹2.83 यूनिट बिजली थी। एक साल में 2021 में ₹2.83 यूनिट बिजली थी अडानी देता था। 2022 में यह बढ़ा के ₹8.83 कर दी। 4 गुना बिजली के रेट कर दिए मात्र एक साल में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी इनके साथ मिली हुई है। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचते। दिल्ली में बिजली इतनी महंगी हो जाती कि ना दिल्ली सरकार सब्सिडी दे पाती और ना आप अपनी कमाई से दिल्ली की बिजली का अपना बिल भर पाते। जब मैंने बंद कर दी, मैंने मना कर दिया कि मैं अडानी ग्रुप को नहीं सौंपूंगा बिजली कंपनियां। आज मैं सोच रहा था, ये खुलासा होने के बाद